जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी क्लास की। तो हिंदी की हम बात करते हैं, बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होने वाला है आज की क्लास। बात करते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कहीं डॉट लगे तो ज़रूर सवाल करें और पूछने का भी प्रयास करें। कहाँ आपको डॉट लगे तो निश्चिंत होकर ही पूछें। अब बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की, तो कल के क्लास की तरह ही बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। अगर कल वाली क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बात करते हैं, इसके अलावा आपको बहुत सारी जानकारी जो है, बहुत सारी जानकारी शेयर की जाती है टेलीग्राम में। वहाँ से आपको वह भी जानकारी आप ले सकते हैं जो जानकारी मेरे द्वारा शेयर की जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आप सभी को पता ही है, हम तो बार बार कहते नहीं है वीडियो में कि लाइक करें शेयर करें। अगर मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी सही लगे, यानी कि लगे कि नहीं ठीक ठीक जानकारी दिया जा रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और कोई कमेंट करके कोई पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। चलिए तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात कर लेते हैं कि अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र, हर सफ़र में हम सफ़र नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कहावत में भी कहा गया है कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। अगर आप सुख में हैं तो सुख बांटने वाले हज़ारों मिल जाएंगे आपको, लेकिन दुख बांटने वाले आपको, जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी ना, तो चारों साइड से आपके ऊपर विपत्ति आएगी, लेकिन उस समय आपको आपके साथ कोई खड़ा नज़र नहीं आएगा सिवाय आपके माँ बाप के अलावा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात कर लेते हैं कि अकेले ही तय करने पड़ते हैं, बिल्कुल सही है। जब आप सब सफ़र तय कर लोगे ना, जब आप मंजिल पे पहुंच जाओगे, उस समय आपके लिए हज़ारों दोस्त, फ्रेंड, कोई भी कुछ भी रहे तो हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन विपत में आपको साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो चलिए तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज की क्लास को। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की हम बात करते हैं, बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होने वाले हैं। यानी कि बात कर लेते हैं हिंदी की, तो यह बिहार सिविल कोड ही नहीं बल्कि जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाए, जैसे कि बिहार एसआई मेंस हुआ, बिहार सीटी एग्ज़ाम हुआ, बीएड डीएलएड हुआ, बिहार टेट हुआ, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं उन सारे के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग एक बार दबा के लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हम बीच बीच में बार बार कहने से हमको ठीक नहीं लगता है। अगर आपको लगे कि जानकारी ठीक है तो ज़रूर लाइक करना। चलिए, हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो पहला सवाल है हमारा, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। तो पथ भ्रष्ट की हम बात करते हैं, इसमें समास की हम बात कर लेते हैं। इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो पिछली क्लास में हमने समास के बारे में पूरा मेंशन किया हुआ था, यानी कि किए हुए थे। तो चलिए एक बार और फिर जो है, बार बार जितने भी ज़्यादा हम रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग पे बैठ जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, जिस पद का पूर्व पद विशेषण और उत्तर उत्तर पद विशेष हो, जिस जिस पद का हम बात करते हैं, जिस शब्द का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कौन सा, कर्मधारय समास कहते हैं। अब वही बात करते हैं, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं हो एवं तीसरा अर्थ निकले, उसे कौन सा समास कहते हैं, बहुब्री समास। जैसे दशानन हुआ, आ, दशानन हुआ, और उससे लंबोदर हुआ, ये सारे के सारे जो होता है, ये अलग ही अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ, ये हो जाते हैं बहुब्री समास। क्या होता है, बहुब्री समास। अब वही बात करते हैं, जिसका पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, यानी कि जिसका पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं, तो पथ भ्रष्ट में हम बात करते हैं। तो पथ भ्रष्ट, पथ में भ्रष्ट, यानी कि पथ से भ्रष्ट, पद से जो भ्रष्ट है उसमें जो है से क्या हुआ, जुदाई का बोध हुआ। तो पद से भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट, इसमें क्या हुआ, जुदाई का बोध हो गया, तो कौन सा समास हो गया, तो अपादान तत्पुरुष हो गया। तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छी तरह, यानी कि ईजिली तरह से समझ आ गए हैं। तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की, अष्टधाई में कौन सा समास है। अष्टधाई की हम बात करते हैं, इसमें कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। तो हमने पहले ही समास का जो जिक्र कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में। तो द्विगु समास की अगर हम बात करें तो जिसका पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची जो भी शब्द होता है, ये आपको ध्यान रखने हैं, वो द्विगु समास हो जाता है। बात कर्मधारय समास के जिक्र हो चुका है, तत्पुरुष का भी अव्ययी भाव का।
तो द्विगु समास आपको जैसे कि हुआ, कैसे अष्टधाई हुआ, पंचानन हुआ, चौराहा हुआ, ये सारे के सारे द्विगु समास का उदाहरण होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं सतसई में कौन सा समास है। तो सतसई में कौन सा समास है, तो सतसई की हम बात करते हैं, इसमें द्विगु समास है। जैसे कि सतसई, सत माने होगा सात, तो ये हो गया संख्यावाचक। संख्यावाचक जिस भी शब्द में पहला पद संख्यावाचक हो वो द्विगु समास कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं जलधि में कौन सा समास है। तो जलधि में हम बात कर लेते हैं, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका हम बात कर लेते हैं, मीनिंग की समझते हैं। जल को धारण करने वाला, अर्थात जल को धारण करने वाला क्या हुआ, कर्म हो गया। जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला हुआ, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। तो इसका आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर की बात करें तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं प्रतिवर्ष में कौन सा समास है। प्रतिवर्ष की अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव बात करते हैं समास की, तो प्रत्येक वर्ष, यानी कि प्रति वर्ष का हुआ, मतलब इसका मीनिंग हुआ प्रत्येक वर्ष, तो उसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं सज्जन में कौन सा समास है। सज्जन का अगर हम संधि करें तो सत जोड़ जन हो जाता है। क्या होता है, सत धन जन, सत धन हो जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं इसका कि राइट आंसर की, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, तो कर्मधारय समास हो जाता है। इसका संधि करते हैं तो सत जोड़ धन हो जाता है। अगर इसको कहते हैं सत है जो जन, सत है जो जन, सत है जो जन, कौन सा समास हो गया, तो कर्मधारय समास हो गया। अब बात करते हैं इसका राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं देहलता में कौन समास है। देहलता में कौन सा समास है, तो बात कर लेते हैं देहलता की, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाता है। तो इसका हम अगर समास विग्रह करते हैं तो देह रूपी लता, अगर देह रूपी लता, देह रूपी लता, तो अर्थात कर्मधारय समास हो गया। इस तरह आपको जो है समास विग्रह करके पता, यानी कि ध्यान में रखने हैं, तो इस तरह आपको आंसर पता चल जाएंगे। इसका राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर में कौन सा समास है। त्र्यंबकेश्वर में हम बात करें तो समास की हम बात करें तो इसका राइट आंसर की बात करें तो द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर यहाँ जो संख्यावाचक पहला पूर्व पद जो है जो हो जाता है संख्यावाची, तो संख्यावाची जैसे ही आएगा तो इसे आपको ध्यान में रखना है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, आपको ध्यान है। अब बात करते हैं अब बीचों बीच में कौन सा समास है। तो बीचों बीच में हम बात करें तो इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ बीचों बीच जो होता है शब्दों की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्विगु समास के बारे में आपको पता ही है, अव्ययी भाव समास के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, धारा के तत्पुरुष समास के भी बारे में बताते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं रेखांकित में कौन सा समास होगा। रेखांकित की हम बात करें तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हम बात करते हैं रेखा पर अंकित। इसका हम विग्रह अगर करते हैं तो क्या होगा, रेखा पर अंकित अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हम बात करें तत्पुरुष समास। रेखा पर अंकित अर्थात तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं मंदाद में कौन सा समास है। तो मंदाद की हम बात करें तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका आंसर की हम बात करें तो संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष। अगर आंसर की हम बात करते हैं इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं दिया गया, सभी के सभी ऑप्शन जो है रॉन्ग दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो राइट आंसर की हम बात करते हैं मंद में अंधा। इसका जो अगर हम विग्रह करते हैं मंद में क्या होता है, मंद में क्या होता है, अंधा अर्थात अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें ई ऑप्शन में देना चाहिए अधिकरण तत्पुरुष समास।
अधिकरण तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं हवन सामग्री में कौन सा समास होगा। तो हवन सामग्री की हम बात करें तो इसमें समास की हम बात करें तो हवन सामग्री का अगर हम विग्रह करते हैं तो हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए क्या होगा, हवन के लिए सामग्री क्या हो जाएगा, हवन के लिए सामग्री अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है। क्या हो जाता है, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर की बात करें तो तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि आपको अगर समास अगर ठीक ठीक तरीके से, अगर समास आप कंठस्थ ठीक तरीके से समझ जाते हैं, समास के छहों भेद, तो आपको समास विग्रह करके पकड़ने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो आसानी से आप जो है इस समास को पकड़ लेंगे कौन सा समास है। तो उस समास को हम ऐसे दोबारा जो है यानी कि क्लास में जो है बार बार जो है रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछते ही पूछते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब आय व्यय, यानी कि आय व्यय में कौन सा समास है। तो आय व्यय की हम बात करें तो इसमें समास की, तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, आय और व्यय दोनों शामिल होता है। कौन, आय और व्यय दोनों है, अर्थात क्या होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मीनिंग क्या होता है, तो द्वंद्व समास का अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। जिसका दोनों पद प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माँ बाप, लोटा डोरी, भाई बहन, ये सारे के सारे जो है द्वंद्व समास होते हैं। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं घनश्याम में कौन सा समास है। तो घनश्याम की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा समास है, घन के समान श्याम। किसके समान, घन के समान है जो श्याम हुआ, तो इसका अर्थात हम बात कर लेते हैं कर्मधारय समास हो गया। तो अर्थात इसका आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा, घन के समान श्याम, तो हो गया कर्मधारय समास। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं लोकप्रिय में कौन सा समास है। लोकप्रिय की हम बात करते हैं इसमें कौन सा समास हो जाएगा, लोक में जो प्रिय है, यानी कि लोक में प्रिय अर्थात अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या हुआ, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो डी हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया। लोक में प्रिय, ये इसे जैसे आप विग्रह करेंगे तो इससे तुरंत पता चल जाता है तो इसका क्या आंसर होने वाला है। अधिकरण यानी कि में, अधिकरण में पर, तो अधिकरण कर्ता का जो होता है ने चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, ये ने चिन्ह जो 8 चिन्ह होते हैं ये आपको ध्यान कंठन से याद करने हैं। कर्ता ने कर्म को, इसी पर जो है आधारित होते हैं कई सारे समास विग्रह करने में आपको आसानी हो जाएंगे। तो ये आपको रट्टे मार लेने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हम बात करते हैं जलधारा। जलधारा शब्द में कौन सा समास है, पहचानिए। तो जलधारा की हम बात करें जिसमें कौन सा समास हो जाएगा, जल की धारा। इसका जो हम विग्रह करते हैं तो जल की धारा क्या हो जाता है, जल की धारा। तो हम बात करते हैं जल की धारा का संबंध किससे है, तो अर्थात जल की धारा संबंध तत्पुरुष समास। क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं शाखा मृग। शाखा मृग शब्द में समास छांटिए। शाखा मृग समास की हम बात करें तो इसका समास क्या होने वाले हैं, तो द्विगु समास होगा या तत्पुरुष होगा, बहुब्री होगा या व्यय होगा। तो हम इसका बात कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो हम बात कर लेते हैं विग्रह करेंगे। तो विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शाखा पर, शाखा पर रहने वाला, शाखा पर रहने वाला, वाला अर्थात क्या हो जाता है, शाखा पर रहने वाला अर्थात बंदर। क्या हो गया, बहुब्री समास। ऐसे मतलब बहुब्री समास का जो मतलब परिभाषा होता है, ऐसा शब्द जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो अर्थात वह किसी अन्य यानी कि किसी तीसरे अर्थ को बताता हो, तो उसका जो है क्या हो जाता है, बहुब्री समास। इसका राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। बात करते हैं उमेश। उमेश शब्द में समास छांटिए। उमेश में हम बात करते हैं शब्द को, समास को छांटने हैं तो समास क्या हो जाएगा। तो उमेश में बात करते हैं इसका अगर हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो विग्रह करने के बाद क्या होगा, उमा के इस, क्या होता है, उमा
के इस, उमा के इस क्या हो जाएगा, अर्थात उमा का इस अर्थात शिव, शिव जो है उमा का इस अर्थात शिव हो जाता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुब्री समास जिसका तीसरा अर्थ बतावे, जो मतलब समान अर्थ के अलावे तीसरा अर्थ ही प्रकट करता है, तो उसे बहुब्री समास कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं चंद्रमौली। चंद्रमौली में कौन सा शब्द में समास छांटिए। चंद्रमौली की हम बात करें तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह करने के बाद क्या हो जाता है, तो इसका विग्रह करते हैं चंद्र है मौली, चंद्र है मौली पर जिनके, चंद्र है मौली पर जिनके अर्थात शिव, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको दूसरी भाषा में, नीला है कंठ जिनके शिव, नीला है कंठ जिनके शिव, चंद्र है मौली पर जिनके शिव, अर्थात इसका राइट आंसर की हम बात करते क्या हो जाएगा, बहुब्री समास। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास की हम बात करें तो कौन सा नहीं है, तो धर्म भ्रष्ट, पुरुषों में जो है उत्तम, ये तो नहीं हुआ, पुरुषों में जो उत्तम, ये तो धर्म तत्पुरुष समास नहीं है। तो है, ये है। अब बात करते हैं आनंद मग्न, आनंद में जो मग्न, ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं कुल में जो श्रेष्ठ, ये भी हो गया। धर्म से धर्म भ्रष्ट, क्या होगा, धर्म भ्रष्ट, इसका अर्थात मीनिंग क्या निकलता है, तो इसका राइट आंसर की बात तो डी जो है अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं सुरासुर। सुरासुर में कौन सा समास है। सुरासुर मतलब ससुर नहीं समझना है, जो ससुर आप समझ रहे हो वो नहीं है सुरासुर। सुरासुर की हम बात कर लेते हैं तो इसका क्या होगा, यानी कि सुर और असुर, सुर और असुर दोनों साथ साथ है, तो जिसका दोनों पद प्रधान हो तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। आपको पता ही है, ये आपको ध्यान से याद रख लेने हैं। अब बात करते हैं कुशलभ में कौन सा समास होगा। कुशलभ, कुशलभ की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कुशलभ में भी एगो क्या है, तो लभ भी है और लभ और क्या है, कुश है, लभ और कुश दोनों है, तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें भी द्वंद्व समास हो जाता है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं उन्नता अवनत। उन्नता अवनत शब्द में समास पहचानिए। उन्नता अवनत शब्द में समास की हम बात करते हैं, इसका सबसे पहले आप जो है विग्रह करेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। विग्रह अगर हम करते हैं उन्नता अवनत को तो कैसे करेंगे, तो इसका हम विग्रह करेंगे उन्नत, उन्नत और अवनत दोनों साथ है, क्या है, अवनत। आपको पता ही चल गया, अब तो पता चल गया होगा कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं मृत्युप्रांत। मृत्युप्रांत शब्द में समास पहचानिए। मृत्युप्रांत में हम बात करते हैं समास की, तो उसका हम समास का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम विग्रह करेंगे। जब भी आप समास को पहचानो उस सबसे पहले उसका विग्रह करो, तो विग्रह अगर आप कर लेते हो तो आसानी से समास पकड़ में आ जाएंगे। तो बात करते हैं मृत्यु, मृत्यु के उपरांत, उपरांत अर्थात क्या होगा, मृत्यु के उपरांत अर्थात संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास क्या हो गया, आंसर राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि डी नहीं सॉरी सी आंसर राइट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं लापता। लापता शब्द में समास पहचानिए। लापता शब्द में समास क्या हो जाएगा, तो लापता शब्द की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, बिना पता, यानी कि बिना पता के लापता बिना पता के लापता हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ला में जो ऐसे में दिया हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, पहला शब्द क्या है, उपसर्ग है, तो पहला शब्द जो उपसर्ग है तो अर्थात क्या होगा, तो पहला शब्द जिसका उपसर्ग होता है अर्थात अव्ययी भाव समाप्त, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। इस तरह आप ध्यान से हिंदी को प्यार से, अपना राजभाषा हिंदी है ना, जितने प्यार से पढ़ोगे समझोगे उतना ठीक रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया गया अन्न जल। अन्न जल की हम बात करें क्या होगा, इसको भी अगर आप ठीक ठीक से अगर विग्रह करते तो आपको
सीधा दिखाई पड़ जाएगा इसका आंसर। अन्न और, अब तो पता चल गया होगा, अन्न और जल, अर्थात क्या होगा, द्वंद्व समास। अन्न और जल जिसका दोनों पद प्रधान हो तो उसका द्वंद्व समास हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, ऋषि मुनि। ऋषि मुनि में क्या होगा, तो ऋषि मुनि की हम बात करते हैं, इसको भी आप ठीक ठीक से करोगे तो पता चल जाएगा, ध्यान से। तो ऋषि और, अब तो पता चल गया होगा ना, मुनि, ऋषि और मुनि दोनों साथ साथ है तो क्या होगा, द्वंद्व समास। राइट आंसर सी हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बाकायदा। बाकायदा शब्द में समास पहचानिए। बाकायदा की हम बात करें तो क्या समास हो जाएगा, तो बाकायदा यानी कायदा सहित, कायदा सहित है बाकायदा, कायदा सहित अर्थात अव्ययी भाव समास। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया 29 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो कुसुम कोमल, कुसुम कोमल में कौन सा समास है, तो कुसुम कोमल की अगर हम बात करें तो इसमें समास की, तो कुसुम कोमल में कौन सा समास हो जाएगा, कुसुम के समान कोमल अर्थात फूल के समान कोमल। तो क्या हो गया, कर्मधारय समास। क्या हो गया, कुसुम, लिख ही देते हैं चलिए, कुसुम के समान कोमल, कुसुम के समान कोमल अर्थात फूल के समान कोमल। तो क्या हो गया, कर्मधारय समास। राइट आंसर की बात करें तो डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि में कौन सा समास है, तो क्रोधाग्नि की हम बात करें तो इसमें समास की, तो अग्नि रूपी क्रोध, इसका अगर हम करते हैं विग्रह तो क्या हो जाता है, अग्नि रूपी क्रोध, अग्नि रूपी क्रोध। अब तो पता चल गया होगा तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो कर्मधारय समास। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं वेद संपत्ति में कौन सा समास होगा। वेद संपत्ति की अगर हम बात करें तो इसमें समास की, तो इसमें समास होने वाले है क्या, तो इसमें अगर हम विग्रह कर लेते हैं तो सबसे पहले विग्रह करना बहुत ही जरूरी होता है, इससे पता चल जाता है वेद रूपी संपत्ति, वेद रूपी संपत्ति अर्थात कर्मधारय समास। क्या होगा, कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मुखारबिंद में कौन सा समास है, तो मुखारबिंद की हम बात करें तो इसमें समास की तो क्या होने वाला है, तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं मुखारबिंद में, तो अरविंद के समान मुख अर्थात कमल के समान मुख। तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर की बात करें कर्मधारय समास। मुखारबिंद की हम बात करें तो अरविंद के समान मुख अर्थात हम बात करते कमल के समान मुख, तो हो गया तो कर्मधारय समास। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं दशक में कौन सा समास होगा। दशक की हम बात करते हैं इसमें समास क्या होने वाला है, दशक दोनों पद प्रधान है अर्थात इसका आंसर बात करें तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं, अब बात करते हैं ब्रज पानी में कौन सा समास है, तो ब्रज पानी की हम बात करते हैं इसमें कौन सा समास होने वाला है, तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं ब्रज पानी की, तो ब्रज पानी की अगर हम विग्रह करें तो क्या होगा, ब्रज, वज्र को हाथों में, हाथों में धारण करने वाला, धारण करने वाला अर्थात इंद्र, वज्र को हाथ में धारण करने वाला क्या होगा अर्थात इंद्र। क्या हो गया, बहुब्री समास। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न। बात कर लेते हैं घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी में कौन सा समास है, तो घड़ी घड़ी की हम बात करते तो समास की तो अव्ययी भाव समास है। क्या है, घड़ी घड़ी में अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई सुझाव देने हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। तो देख रहे हैं आप कितना मेहनत हो रहा है, तो ज़रूर इसके हिसाब से आप जो है आपके भी मन में होता होगा, ज़रूर सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट दोनों तरफ से होता है तो कंटेंट भी ज़्यादा बेटर आगे हम लाने का और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का भी प्रयास करेंगे। तो हमारा यह प्रयास जारी है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हाँ, यह प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।